कहानी की शुरुआत होती है पेरिस की जलती हुई सड़कों से। चुनाव के नतीजे के बाद पूरा शहर आग में जल रहा है। फ्रांस का राष्ट्रपति एक कट्टर राइट विंग नेता चुन लिया गया है और उसका असर सीधा शहर की सड़कों पर दिख रहा है। इन दंगों के बीच हम मिलते हैं कुछ नौजवान चोरों के एक छोटे से गैंग से। यास्मीन जो प्रेग्नेंट है, उसका प्रेमी एलेक्स, उसका छोटा भाई सामी और दो दोस्त टॉम और फरीद। इन युवाओं ने हाल ही में एक डकैती को अंजाम दिया है और अब पुलिस से भागने के चक्कर में है। भागते वक्त पुलिस की गोली सामी को लग जाती है और गैंग दो हिस्सों में बट जाता है। एलेक्स और यास्मीन घायल सामी को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। वहीं टॉम और फरीद चोरी का पैसा लेकर फ्रेंच जर्मन बॉर्डर की ओर निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक पुरानी सराय मिलती है जो बाहर से तो एक शांत और सस्ती जगह लगती है, लेकिन असल में वो एक नर्क का दरवाजा है। सराय को चलाते हैं गिलबर्ट और क्लौडिया, जो ऊपर से हंसमुख और आकर्षक दिखते हैं लेकिन अंदर से एक भयानक परिवार का हिस्सा है। टॉम और फारिद को बड़े प्रेम से रूम दिया जाता है, खाना खिलाया जाता है और फिर धीरे धीरे उनकी मौत का जाल बुना जाने लगता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में सामी अपनी आखिरी सांसों पर होता है। वो यास्मीन से कहता है कि भाग जाओ, अबॉर्शन मत कराना और अपना ख्याल रखना। यास्मीन और एलेक्स वहाँ से निकलकर टॉम और फरीद से मिलने उसी सराय की ओर निकलते हैं। इधर सराय में टॉम और फारिद पर हमला होता है। गिलबर्ट का भाई गोएडस, जो एक जानवर जैसा विकृत और हिंसक इंसान है, उन पर टूट पड़ता है। वो उनकी कार को चट्टान से नीचे फेंक देता है और उन दोनों को एक गहरे खदान में ले जाकर फेंक देता है। टॉम को जल्द ही पकड़ लिया जाता है और फारिद वहाँ छिपे हुए दूसरे पीड़ितों के बीच अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। अब कहानी और गहरी होती है। अब एलेक्स और यास्मीन सराय पहुँचते हैं। वहाँ उन पर भी हमला होता है और दोनों को सुअर के बाड़े में जंजीरों से बांध दिया जाता है। एलेक्स किसी तरह से यास्मीन को छुड़ाता है और उसे भागने का मौका देता है, पर भागने की कोशिश में यास्मीन दोबारा पकड़ ली जाती है और एलेक्स को बेरहमी से मार दिया जाता है। अब कहानी मोड़ लेती है जब यास्मीन को नाजी मानसिकता वाले इस परिवार के असली मंसूबों का पता चलता है। फैमिली हेड वॉन गिस्लर एक पुराना नाजी है जो चाहता है कि उसका वंश आगे बढ़े। वो यास्मीन को अपने बेटे कार्ल से ब्याह देना चाहता था, पर जब उसे पता चलता है कि यास्मीन पहले से प्रेग्नेंट है तो उसे ईवा नाम की एक महिला के हवाले कर देता है। ईवा खुद भी इसी परिवार में जबरन लाई गई थी। वो यास्मीन को बताती है कि ये परिवार कैसे लोग को कैद करके उन्हें मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। वो बच्चों की देखरेख करती है जो खदान में बंद है। वो बच्चे जिन्हें ये लोग अपनाते नहीं, बस कैद कर लेते हैं। अगला दृश्य होता है एक डिनर टेबल का, एक डरावनी फैमिली डिनर जहां सभी लोग टुकड़ों में बटी बर्बरता के प्रतीक है। वॉन गिस्लर नए खून के नाम टोस्ट उठाता है और यास्मीन मौका देखकर चाकू उठा लेती है। वो गिस्लर को बंधक बना लेती है और सबको रिहा करने की मांग करती है। इस हड़बड़ाहट में उसका बेटा हंस गलती से अपने ही पिता को गोली मार देता है और बदले में कार्ल हंस को मार देता है। अब यास्मीन का एकमात्र मकसद है भागना, लेकिन कार्ल और गोएट्स उसका पीछा करते हैं। भागते हुए वह खदान में पहुंच जाती है जहां उसका गोएट्स से खौफनाक आमना सामना होता है। कुल्हाड़ी से बार बार हमला कर वो उसे मार डालती है। जैसे ही वो खदान से ऊपर निकलने की कोशिश करती है, कार्ल उसे पकड़ लेता है। तभी ईवा आती है और कार्ल का सिर उड़ा देती है। यास्मीन सराय में वापस आती है, लेकिन गिलबर्ट और क्लौडिया उसका इंतजार कर रहे होते हैं। गोलीबारी होती है और एक गैस टैंक के फटने से क्लौडिया मारी जाती है। गिलबर्ट फिर भी जिंदा और यास्मीन को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन यास्मीन उसका गला काटकर उसे भी मार डालती है। अब जबकि पूरा नाजी परिवार खत्म हो चुका है, यास्मीन ईवा को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन ईवा मना कर देती है। वो उन बच्चों के साथ रहना चाहती है जिन्हें उसने पाल पोस कर बड़ा किया है। फिल्म का अंत होता है यास्मीन के पुलिस नाकाबंदी में फंसने से, जहां वो हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर देती है। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन यास्मीन की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि बदले की आग सुलग रही थी। सराय के उस खौफनाक घर से भागने के बाद वो खदान की ओर बढ़ चली थी, वहीं जहां उसके दोस्तों को बर्बाद की हद तक सताया गया था।
उसका चेहरा खून, धूल और आंसुओं में लथपथ था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उधर खदान के अंधेरे में गोएट्स और कार्ल उसका इंतजार कर रहे थे। उन दरिंदों को नहीं पता था कि आज उनके खिलाफ एक प्रेग्नेंट औरत हथियार बनकर उतरी है, जिसके अंदर सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी पल रही थी। यास्मीन धीरे धीरे उस कमरे में पहुंचती है जहां लाशों को ठिकाने लगाया जाता है। वहां की दीवारें खून से सनी थी और फर्श पर सड़ते हुए शरीर। अचानक गोएट्स उस पर हमला करता है। एक खौफनाक लड़ाई शुरू होती है। हर वार के साथ यास्मीन की सांसें तेज हो जाती है, लेकिन उसका इरादा और भी मजबूत होता जाता है। गोएट्स ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन यास्मीन ने उसे एक घूमती हुई टेबल आरी की ओर धकेला, फिर एक कुल्हाड़ी से बार बार वार करके उसकी चीखों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। खून की बूंदें दीवारों पर बिखर गई और यास्मीन के चेहरे पर एक डरावनी शांति उतर गई। वो बाहर निकलने ही वाली थी कि कार्ल ने उसे पकड़ लिया। उसका हाथ यास्मीन की गर्दन पर कसत गया, मानो वह उसका दम घोटना चाहता हो। लेकिन तभी ईवा वहां पहुंचती है। वही ईवा जो कभी उस घर की गुड़िया बनकर रही थी, अब इंसान बन चुकी थी। ईवा ने बिना वक्त गवाए शॉटगन उठाया और कार्ल के सिर को उड़ा दिया। एक पल में दीवारें फिर से खून में रंग गई थी। यास्मीन घिसटती हुई बाहर निकली। पूरे घर में अब सिर्फ एक चीज गूंज रही थी, मौत। लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी। वो किसी तरह सराय में उस लिविंग रूम तक पहुंचती है जहां गिलबर्ट और क्लाउडिया उसका इंतजार कर रहे थे। उनके हाथों में बंदूक थी, लेकिन यास्मीन के हाथ में एक अदृश्य हिम्मत थी। गोलियों की आवाज ने कमरे की खामोशी चीर दी। यास्मीन एक गैस के टैंक से टकराई और कमरे में भीषण विस्फोट हो गया। आग की लपटों में क्लाउडिया जलकर मर गई, लेकिन गिलबर्ट अभी भी जिंदा था। वो आंगन में आकर यास्मीन का गला घोटने लगा। उसकी आंखों में वहशत थी और हाथों में जानवरों जैसी ताकत। मगर यास्मीन हार नहीं मानी। उसने गिलबर्ट की गर्दन पर वार किया, पहले चाकू से, फिर अपने नाखूनों से, जब तक कि वह गिर नहीं पड़ा। आसमान में सुबह की पहली किरण फूटने लगी थी। यास्मीन अब खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में जीत का सन्नाटा था। घर अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। उस नाजी परिवार का नामो निशान मिट चुका था। यास्मीन ने ईवा से साथ चलने को कहा, लेकिन ईवा ने इनकार कर दिया। मैं खानदान में उन बच्चों की देखभाल करूंगी, उसने कहा। यास्मीन कुछ नहीं बोली, बस एक आखिरी बार मुड़ी और फिर सड़क की ओर चल पड़ी। बॉर्डर के पास पुलिस के बैरिकेड थे। उसने खुद को सरेंडर कर दिया, लेकिन अब वो एक विक्टिम नहीं थी, वो एक वॉरियर थी। फ्रंटियर खत्म हुआ, पर उसकी कहानी, उसकी लड़ाई अब भी लोगों के जहन में गूंजती है।